हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग देखते हैं। ये देखिए अनसॉल्व सेट है। देखिए यहाँ पर देखिए अनसॉल्व सेट है। ठीक है, कौन सा अनसॉल्व सेट है? रसायन विज्ञान का है, जिसका कोड है 347 KB। ठीक है, ये पेपर था हमारे पास, ये आजमगढ़ का पेपर है। ठीक है, ये आजमगढ़ में ये पेपर हुआ है। ठीक है, तो ये पेपर मिल गया था हमें, तो इसको हम सॉल्व किए थे। तो पूरा बढ़िया से सॉल्व नहीं किए थे, फिर इसको बाद में अब हम सॉल्व कर रहे हैं। सेट 1 कर चुके हैं, सेट 2 है। सेट 1 का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो पढ़िए, उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो नंबर दिया हुआ है 7460012763, इस पर आप लोग कॉन्टेक्ट करके PDF ले सकते हैं। ठीक है, चैनल का नाम तो आप लोग जानते ही हैं, MK सर स्टडी है। ठीक है, MK सर स्टडी। ठीक है, और आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग जिस नंबर में, जो नंबर मैं बताया हूँ 7460012763, उसमें आप लोग कांटेक्ट करके PDF ले सकते हैं। 2020 से लगाए 2025 तक का सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। ठीक है, और मैथ जिसको चाहिए मैथ भी मिलेगा, इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश का भी मिलेगा। ठीक है, तो कितने में मिलेगा? 200 रुपये में मिलेगा। ठीक है, 200 रुपये में आपको सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ कुछ इसमें देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री का 2020 से 25 तक है, और बायो का है 22, 23, 24, 25 है, और मैथ का है 23, 24, 25 है। ठीक है, इंग्लिश का 24, 25 2 साल का है। बाकी सब आपको मिल जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 क्या है? कह रहा है कि प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि 1 विलियन में विलेय की सांद्रता 3.5 ppm है। इसे निम्नलिखित में किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं? इसमें निम्नलिखित में किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं? तो इसको हम लोग किससे व्यक्त करेंगे? देखिए 3.5 को, ये देखिए मिली इंटू ग्राम प्रति लीटर के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। ठीक है, किसमें? मिली इंटू ग्राम प्रति लीटर के रूप में इसको मतलब व्यक्त किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, मैग्नीज की अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। तो पहला दिया है +2 से -4 तक, +2 से +4, +2 से +6, +2 से +7 तक। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया है इसमें +2 से +4 तक। ठीक है, +2 से +4 ये रहेगा। ठीक है, +4 रहेगा। तो ये +2 से +4 जो है इसकी अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, किसकी? मैग्नीज की। ठीक है, होने के लिए ये भी है +2 से +7 तक भी है, लेकिन अति सामान्य पूछा है तो अति सामान्य में आपका +2 से +4 आएगा। ठीक, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 1 का ग है। कह रहा है कि CuCN4 और इस पर एक आयन लगा है -3 का। आयन में Cu की उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या किसे कहते हैं पता है? उप सहसंयोजन संख्या वो होती है जो लिगेंड डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, जो परमाणु कार्बन से जो और परमाणु से जो जुड़ा होता है, तो उसी जो लिगेंड डायरेक्टली जुड़े होते हैं वही नंबर आप होता है उपसर्जन संख्या। ठीक है, यानी कि जितने नंबर जुड़े रहेंगे, जितने ये नंबर हैं, लिगेंड का कितना नंबर है? 4 नंबर है, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताएगा कि ये कितना इलेक्ट्रॉन इसको दान दे रहा है। तो साइनाइड है, साइनाइड -1 ही चार्ज होता है, तो ये कितना दान देता है? 1। तो 1 को 1 देगा तो 4 को 4 देगा, तो इसकी अपसंयोजन संख्या क्या होगी? 4 होगी। अगर ऑक्सीकरण संख्या पूछती तो हम लोग कैसे निकालते? देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम लोग Cu को हम लोग क्या मानते हैं? X मानते हैं, प्लस Cn का -1 होता है, और 4 है तो गुणे 4 कर देंगे, और ये बराबर के बाद ये जो आयन दिया है -3 इधर है। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे हैं तो X हो जाएगा X, और ये गुणा करेगा तो -4 हो जाएगा, और ये बराबर में -3 हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो X बराबर क्या हो जाएगा? -3 + 4 हो जाएगा ना। अब ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो संख्या किसकी बढ़ी है? 4। तो ये प्लस में 1 बचेगा। कितना बचेगा? घटाएंगे तो प्लस में 1 बचेगा। तो ऑक्सीकरण अगर संख्या निकालनी रहेगी तो ऐसे निकालेंगे। उप सहसंयोजन तो यही बता देंगे कि कितना नंबर है लिगेंड का, वही आपका उप सहसंयोजन संख्या हो जाएगा, और वो कितना दान दे रहा है इलेक्ट्रॉन का, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक साइनाइड है तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसमें कितना है? 4 है, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 उप सहसंयोजन संख्या है। अगर द्विदंती होता तो दूठ देता। ये अगर मान लीजिए 4 होता तो 4 दूना के 8 हो जाता, अगर द्विदंती होता तब। ठीक है, जब द्विदंती रहता तब। द्विदंती नहीं है, एक दंती है। द्विदंती मतलब ऑक्सलेटो होता है, ऑक्सलेटो।
ठीक है। और यहाँ पर देखिए वाल्प किस्नर अपचयन, वाल्प किस्नर अपचयन द्वारा प्राप्त होता है। तो वाल्प किस्नर अपचयन द्वारा क्या प्राप्त होता है आपका, तो ये आपका देखिए CH2 समूह होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कार्बन जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती, कौन सी एमीन ऐसी इसमें है जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है। तो यहाँ पर आपका एनिलीन है, जो बेंजीन पर एमीन जुड़ा हुआ है वही जो है आपका कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है। ठीक है, बेंजीन एमीन, ये यानी कि इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं, एनिलीन। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 आ गया। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि मोलरता तथा मोललता को उदाहरण द्वारा समझाएं। मोललता और मोललता की परिभाषा लिखना है। मोलरता और मोललता दोनों क्या करना है, परिभाषा लिखना है। देखिए 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलेय की मोलरता कहते हैं। इसे इस कैपिटल एम से दर्शाते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल परिभाषा हम लिखवाते हैं। कोई भी क्वेश्चन उठाकर देख लो, एक भी क्वेश्चन हम छोड़ने वाले नहीं है। एक लड़का था, मतलब अभी हम बता रहे हैं आगे क्वेश्चन कौन सा है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, इसमें क्या कर रहा है, जो विलेय होते हैं उनके मोल जो होते हैं उनकी संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे हम लोग किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एम से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला देखिए बनेगा, कैपिटल एम बराबर आपका बनता है फार्मूला स्मॉल w इंटू 1000 और बटे में स्मॉल एम, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल एम हो गया है, और यहाँ पर आयतन जो है ml में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ये वाला यम है ये आपका मोलरता है, ये स्मॉल w जो है ये आपका भार है, और ये विलेय का भार है। ठीक है, और ये विलेय का अणु भार स्मॉल यम, और ये आयतन है। ठीक है, आपका आयतन है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए मोललता। मोलरता हो गया, मोललता देखिए 1 किलोग्राम, इसमें 1 किलो, उसमें क्या था 1 लीटर में उपस्थित। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, लीटर में नहीं नापते। मोललता जो होती है ये ग्राम में नापी जाती है, किलोग्राम में नापी जाती है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसी स्मॉल एम से दर्शाते हैं, इसे कैपिटल एम से नहीं, इसी स्मॉल एम से दर्शाते हैं। ठीक है, स्मॉल एम बराबर आपका फार्मूला हो जाएगा स्मॉल w इंटू में 1000 और बटे में कैपिटल एम गुणे में कैपिटल W, ये ग्राम में रहेगा, जो भार है ये। ठीक है, ये विलायक का भार है। विलायक का भार किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई रहेगा। अगर ग्राम में नहीं रहेगा तो ये केजी में रहेगा, तो मल्टीप्लाई नहीं रहेगा 1000 से, ऊपर जो है गुणा नहीं रहेगा 1000 से, अगर केजी में है तब। ठीक है, आगे देखते हैं, हम निम्नलिखित को समझाइए। निम्नलिखित को समझाना है लैंथेनाइड आकुंचन, लैंथेनाइड आकुंचन और लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था भी है। तो यहाँ पर देखिए लैंथेनाइड आकुंचन क्या है, लैंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनके परमाणु तथा आयनिक आकारों में होने वाली स्थिर कमी होती है। ठीक है, लैंथेनाइड आकुंचन कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि जो लैंथेनाइड होते हैं उनके तत्वों में जो परमाणु क्रमांक बढ़ते जाते हैं, जब उनके परमाणु क्रमांक बढ़ते जाते हैं, यानी कि लैंथेनाइड एक ग्रुप होता है उसमें, जिसमें कितने कार्बन आते हैं, जो डी ब्लॉक का होता है ना उसमें 10 कार्बन आते हैं, कार्बन करें यार 10 परमाणु आते हैं, 10 परमाणु होते हैं, जो उसमें जो परमाणु क्रम, जैसे आप लोग इधर से इधर जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा। ठीक है, परमाणु बाहर बढ़ता जाएगा। तो वही कह रहा है कि लैंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनके परमाणु तथा आयनिक आकारों में होने वाली जो कमी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड आकुंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड आकुंचन बोलते हैं। तो लैंथेनाइड आकुंचन का कारण लैंथेनाइड श्रेणी में एक तत्व से दूसरे तत्व तक जाने पर नाभिकीय आवेश से एक इकाई बढ़ता है तथा एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। तो इसमें उसका कारण भी बता दिया है कि लैंथेनाइड आकुंचन का जो कारण है वो लैंथेनाइड श्रेणी में एक तत्व से दूसरे तत्व तक जाने पर जो नाभिकीय आवेश है वह एक इकाई बढ़ जाता है तथा एक इलेक्ट्रॉन भी उसमें जुड़ जाता है। यही कारण है कि लैंथेनाइड आकुंचन होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड की ऑक्सीकरण अवस्थाएं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। देखिए लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड दोनों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। कितना होती है, दोनों की जो सामान्य मानी गई है, जो सामान्य दोनों के बीच में मानी गई है वो क्या है,
+3 होती है। लैंथेनाइड में कुछ ऑक्सीकरण अवस्थाएं +2 होती है, ठीक ना। कुछ ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं जिनकी +2 होती है, जैसे में यहाँ पर देखिए यूरोपियम है, ये टर्बियम है, और कुछ की +4 होती है जैसे सेरियम है, ठीक है। +3 अवस्था में गुण यह अपने गुणों के कारण एक दूसरे से काफ़ी समान होते हैं। क्या होते हैं? मिलते जुलते होते हैं, सिमिलरिटीज होती है इसमें, ठीक है, काफ़ी समान होते हैं। एक्टिनाइड सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, यानी एक्टिनाइड की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो क्या होती है? +3 होती है। एक्टिनाइड की कुछ अन्य अवस्थाएं +2 से +7 तक भी होती है, ठीक है। एक्टिनाइड सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। एक्टिनाइड की कुछ अन्य अवस्थाएं जो होती है +2 से +7 तक भी होती है। विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं एक्टिनाइड में F5 यानी 5F 6D और 7S ऊर्जा स्तरों में थोड़ी अंतर होने के कारण वे विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि जो विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं उसमें जो एक्टिनाइड में क्या होता है, जो कुछ होती है 5F में पहुंच जाती हैं, कुछ होती हैं 6D में पहुंच जाती हैं, और कुछ 7S में, ठीक है। तो उसमें जो ऊर्जा स्तर होते हैं उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, ठीक है। अंतर होने के कारण वे विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। ये क्या करते हैं? जब उनकी ऊर्जाओं के स्तर में जब अंतर होगा तो उनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी, अवस्था होगी, उसको भी क्या करेगा? वो प्रदर्शित करेगा। उसके बाद देखिए, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हमने +2 है, +3 हो सकती है, +4 हो सकती है, या +5 हो सकती है, +6 हो सकती है, +7 हो सकती है। तो यहाँ से +2 से लगाए +7 तक के बीच में कोई भी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर सकता है, ठीक है। कहाँ से? 5F 6D और 4S के बीच में। तो यहाँ से +2 +3 +4 +5 +6 +7 भी इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित होती हैं, ये करते हैं, ठीक है। आगे चले हम लोग। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2 का ग है, ठीक है। कह रहा है कि उप संयोजन यौगिकों में संयोजकता आबंध सिद्धांत समझे। तो संयोजकता आबंध सिद्धांत जो ये 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आपको मतलब पूछ लिया है, ऐसे मजाक में लग रहा है पूछ लिया है, उसको समझ में नहीं आया एग्जामिनर को कि कहाँ ये क्वेश्चन पूछना है। तो ये क्वेश्चन जो ये 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन है जो आपको पूछ दिया है 2 नंबर में, ठीक है। तो यहाँ को समझ लेते हैं हम लोग, पूरे 4 नंबर का क्वेश्चन समझेंगे, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको पूछ लिया है छोटे वाले में। संयोजकता आबंध सिद्धांत देखिए, 2 परमाणु के बीच सहसंयोजक बंध का निर्माण उनके ऐसे ऑर्बिटल के परस्पर ओवरलैपिंग से होता है और इन इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत दिशा में होता है। इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए इसको समझेंगे बढ़िया से। 2 परमाणु के बीच सहसंयोजक बंध का निर्माण उनके ऐसे ऑर्बिटल के परस्पर ओवरलैपिंग का मतलब दोनों का इलेक्ट्रॉन जब मिलता है तो उसको हम लोग ओवरलैपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 2 परमाणु, यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन 2 परमाणु ले लिए, सहसंयोजक बंध का निर्माण उनके ऐसे ऑर्बिटल के परस्पर ओवरलैपिंग। देखिए यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, जब दोनों का इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तब ओवरलैपिंग होगी। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी ओवरलैपिंग है, ठीक है, होता है। और इन इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत दिशा में होता है। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन जो मिल रहे हैं तो इनका जो इलेक्ट्रॉन का चक्रण है, एक का इस साइड है और एक का जो है इस साइड है, ठीक है। तो दोनों का क्या है? अलग अलग है। तो एक का इस साइड है और एक का इधर है, तो दोनों का चक्रण क्या है? अलग अलग है, यानी कि विपरीत दिशा में होना चाहिए। इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें क्या होता है? एक जब जोड़ा रहेगा तो थोड़ा ना ये ओवरलैपिंग करेगा। जब इसमें कमी रहेगी और इसमें कमी रहेगी तभी ना दोनों ओवरलैपिंग करके अपना कमी पूरा करेंगे। तो ये क्या करते हैं, दोनों एक इलेक्ट्रॉन की कमी है दोनों में, तो ये भाई कहता है कि चलो हम दोनों मिल करके एक हो जाते हैं। तो ये दोनों मिल करके क्या हो जाता है? एक हो जाता है। तो इसमें 2s बन जाता है, यानी कि ये देखिए सहसंयोजन बंध इस प्रकार से बन गया। दो इलेक्ट्रॉन मिले, दोनों ये सहसंयोजन बंध बना लिए। तो दोनों इलेक्ट्रॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी दोनों परमाणु के पास, तो अपना परमाणु जो दोनों थे अपना एक इलेक्ट्रॉन अपने आप को दान दिए और इनकी क्या हुई? सहसंयोजक बंध बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर 1s 1s 2s बन गया। दूसरी पॉइंट है ओवरलैपिंग करने वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों के चक्रण विपरीत दिशा में होने चाहिए। यानी कि देखिए इसकी जो विपरीत दिशा, इधर की ये घूम रहा है और ये इधर की घूम रहा है, ठीक है।
तो दोनों क्या है विपरीत दिशा में, इधर का देखिए इधर का मुख खुला है, इधर का ये नीचे से घूम रहा है और ये ऊपर से घूम रहा है, ठीक है। चाहिए तभी अस्थाई बंध बनता है, तभी क्या होता है स्थाई बंध बनता है, विपरीत दिशा में चक्रण होने से एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, यानी कि जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो ये दोनों क्या होते हैं, इनके जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी कि न्यूट्रल हो जाता है। तीसरी पॉइंट ये है कि ओवरलैपिंग की क्रिया में ओवरलैप्ड होने वाले ऑर्बिटल के संपर्क भाग एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन रहते या गति करते हैं के क्या करते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन रहते हैं या गति करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो आपको यहाँ पर दिख रहा है दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ओवरलैप्ड होने वाले ऑर्बिटल के संपर्क भाग एक दूसरे में क्या हो जाते हैं मर्ज हो जाते हैं। मर्ज मतलब मिल जाते हैं, ठीक है, मिल जाते हैं दोनों, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन रहते हैं या गति करते हैं दोनों। देखिए इसी में क्या होते हैं, इसमें देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों अपने में क्या गए मिल गए, यानी कि मर्ज हो गए, मर्ज होने के बाद एक ही में रहने लगे, ठीक है। चौथी पॉइंट इसमें है कि ओवरलैपिंग के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन का अधिकतम घनत्व दोनों परमाणुओं के बीच में रहता है, यानी कि जो घनत्व होता है इनका जो डेंसिटी होती है दोनों परमाणुओं के बीच में, ये दोनों परमाणु जो H था उन्हीं दोनों परमाणुओं के बीच में रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका, बढ़िया क्वेश्चन था, हर साल 3 नंबर में पूछता था, आपकी 1-2 नंबर में पूछ दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2 का घ है, ऊर्जा तथा फिटिंग अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। ये देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये पूछ दिया इसमें। देखिए ऊर्जा तथा फिटिंग अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाना है। तो यहाँ पर देखिए ऊर्जा अभिक्रिया क्या, वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइड सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके एल्केन बनाता है, ऊर्जा अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें, सोडियम एल्किल हैलाइड जो है सोडियम धातु से क्रिया कराना है और किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल भी ले लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए CH3Cl है, CH3 क्या है Cl है, इसको बोलेंगे हम लोग एल्किल हैलाइड, और ये सोडियम है और ये क्या है एल्किल हैलाइड, ये भी है, 2 एल्किल हैलाइड लिए हैं, 2 सोडियम लिए हैं। तो दोनों एल्किल हैलाइड जब आपस में मिलेंगे, देखिए ये क्लोरीन और ये सोडियम और ये क्लोरीन और ये सोडियम बना लेंगे NaCl, कितना NaCl 2 NaCl बनाएंगे, बचेगा CH3 और CH3 जो आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा एथेन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये NaCl और यहाँ पर ये NaCl दोनों आपस में मिलकर 2 NaCl बना लिए, और यहाँ पर CH3 आपस में मिल गए तो ये क्या बन गया आपका एथेन बनकर तैयार हो गया। तो यही होती है आपकी ऊर्जा अभिक्रिया। अब देख लेते हैं हम लोग फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर आता है फिटिंग अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें एरिल हैलाइड, इसमें क्या है एरिल हैलाइड, एरिल का मतलब जो होता है रिंग वाला हैलाइड, ठीक है, रिंग टाइप, एरिल हैलाइड सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके बाइफिनाल यानी कि डबल फिनाल, यहाँ पर बाइफिनाल लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि 2 गो फिनाल रहेगा, उसमें 2 गो फिनाल टाइप संरचना रहेगी, बनाता है, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं फिटिंग अभिक्रिया। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर बहुत ही शानदार एग्जाम्पल लेकर आए हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए एरिल हैलाइड, यानी कि यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लिया जाए तो यहाँ पर Cl ले सकते हैं, Cl ले सकते हैं यहाँ पर सोडियम के साथ, तो यहाँ पर X ले लिए, X क्या है, ये X जो है ये हैलाइड का काम करता है, यानी कि इसमें हैलाइड ग्रुप का कोई भी मेंबर आकर जुड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेंजीन के साथ हैलाइड ग्रुप, बेंजीन के साथ हैलाइड, 2 से सोडियम लिए हैं, और ये जो हैलोजन ग्रुप होगा ये सोडियम के साथ निकलेगा, एक सोडियम इसके साथ एक सोडियम इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा 2NaX हो जाएगा, यानी कि सोडियम हैलाइड बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो सोडियम हैलाइड जब बनेगा तो यहाँ पर शुष्क ईथर की उपस्थिति भी है, ये आप लोग को लिख लेना है, उसी जैसे ऊर्जा अभिक्रिया में था वैसे फिटिंग अभिक्रिया में भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर शुष्क ईथर की उपस्थिति कराना है, बचेगा क्या ये दोनों, तो ये चारों निकल जाएंगे, जब ये चारों निकल जाएंगे तो बचेगा आपका ये एरिल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे जो बना लेंगे बाइफिनाल, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग बाइफिनाल बन गया। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 आता है, प्रश्न नंबर 3 में है क्वेश्चन है
कह रहा है कि 28 ग्राम के OH अणु भार जिसका दिया है 56 है, ठीक है। 500 ml विलयन में घुला है, विलयन के मोलरता की गणना कीजिए। इसकी मोलरता निकालना है तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे, पहले हम लोग दिया है, क्या क्या दिया है पहले देख लेते हैं। दिया है आपका स्मॉल W का मान 28 ग्राम, यानी कि ये देखिए स्मॉल, ये विलय का भार दिया है कितना 28 ग्राम दिया है। यम का मान कितना दिया है 56 ग्राम दिया है, किसका मोलर द्रव्यमान दिया है, ठीक है। V का मान दिया है 500 ml, यानी कि जो आपका आयतन कितना दिया है 500 ml। मोलरता M निकालना है, कैपिटल M का मान निकालना है मोलरता का। अब यहाँ पर फार्मूला आपका होता है, अभी पीछे भी बताएं यहाँ भी बता दे रहे हैं, स्मॉल W कैपिटल M इक्वल टू होता है स्मॉल W इंटू 1000 बटे में स्मॉल M गुणे में आयतन लीटर में, ml में, मिलीलीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मान रखेंगे हम लोग, देखिए स्मॉल W का मान 28 ग्राम है और ये 1000 है ही, और यहाँ पर M का मान जो दिया है कितना 56 ग्राम दिया है, और यहाँ पर V का मान जो है आपका 500 ml है। तो 500 दूना के क्या हो जाएगा 1000, तो 1 2 0 से और 5 दूना के 10, ठीक है, कट गया 2। और ये देखिए 28 दूना के 56, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक, कितना आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 बटे 2, तो M इक्वल टू हो जाएगा 2 बटे 2, यानी कि ये कटेगा तो बचेगा क्या 1 बचेगा, ठीक है। देखिए 1 बचेगा तो M बराबर क्या आ जाएगा 1 मोल प्रति ml आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 का ख। ये क्वेश्चन जो है देखिए कराए हैं भाई, एक लड़का था इस क्वेश्चन को कह रहा था। देखिए एक लड़का था, मैसेज किया था, जब मैं पेपर के समय में उस क्वेश्चन को हल किया था, मतलब बस इसी प्रकार से देखिए हल किया था कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको मैं हल कर लिया था, और जो ऐसा क्वेश्चन था इसको हम लोग क्या किए थे, बस ऐसे बता दिए थे कि क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। तो यहाँ पर देखिए मोलेसेस से एथेनॉल बनाने, ये इसको हम लोग, मैं इसको बताया था कि ये क्वेश्चन बार बार नहीं पूछा है, क्वेश्चन पहली बार पूछा है, तो सिलेबस से था कि नहीं था ये मुझे पता भी नहीं था। तो लड़का कमेंट किया कि सर जब आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि सिलेबस से नहीं है। भाई मैं उसको कमेंट में जवाब दिया कि बाबू देखो ऐसा नहीं है, मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा, ठीक है। जब मैं आंसर पेपर कराता हूँ ना तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता हूँ, सारा क्वेश्चन कराता हूँ, वो भी आराम से कराता हूँ, समझा कर कराता हूँ। तो ये क्वेश्चन आ ही गया है आज, तो इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। मोलेसेस से एथेनॉल बनाने की विधि तथा रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इधर देखिए हम लोग पूरा बनाए हैं बढ़िया से। ये देखिए मोलेसेस से एथेनॉल बनाने की ये विधि है, ठीक है। ये क्या है विधि, पहले हम लोग इसकी परिभाषा और इसको जैसे बनाते हुए पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फिगर में समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए पहले यहाँ पर देखिए वाश करेंगे। अब आप लोग कहेंगे पहले आप फिगर को क्यों नहीं समझा रहे हैं। पहले फिगर का समझाने का मतलब ये है कि जब तक आप लोग ये परिभाषा नहीं पढ़ेंगे फिगर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन था, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछ दिया है। तो यहाँ पर देखिए इस विलयन में अमोनियम सल्फेट और सल्फेट मतलब अमोनियम सल्फेट और फास्फेट डालिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है अमोनियम सल्फेट और क्या डाला जाता है फास्फेट डाला जाता है, जो ईस्ट के भोजन का कार्य करते हैं। जो ईस्ट समझ रहे हैं ना, ईस्ट होता है जो फंगी होता है, उसको जैसे व्हाइट लग जाता है, ठीक है, भोजन का कार्य करते हैं। द्रव को किण्वन कक्ष में प्लस ईस्ट दोनों का ताप 25 से 30 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, यानी कि जो इसको किण्वन मतलब इसमें जब तक कीड़े नहीं पड़ते हैं तब तक इसको उसी टेम्परेचर में रखा जाता है, ठीक है। ईस्ट में पाए जाने वाले इन्वर्टेज एवं जाइमेज एंजाइम शर्करा विलयन को एल्कोहल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, जिसमें 2 से 3 दिन लगती है, ठीक ना। इसमें क्या होता है जब ईस्ट में जो इन्वर्टेज एंजाइम और जाइमेज एंजाइम पाए जाते हैं, उस शर्करा को एल्कोहल से जो कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना होता है उसमें कितना समय लगता है, इसमें 2 या 3 दिन लगता है, ठीक है। ईस्ट को छाना छनित द्रव वास, इसमें 6 से 10% एथेनॉल, 3 से 5% ग्लिसरॉल और उच्चतर एल्कोहल होता है, ठीक है। इसमें कितना होता है, इस ईस्ट में जो होता है 6 से 10% आपका एल्कोहल बनता है, 3 से 5% ग्लिसरॉल बनता है, ठीक है। उसके बाद वास आसवन देख लेते हैं। वास का प्रभाज्य आसवन पर 95% आपका एल्कोहल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। जब इसका वास करते हैं, आसवन करते हैं, छानते हैं इसको, ठीक ना, वाष्पित करते हैं, वाष्पित करके छानते हैं, तो इसमें आपका 95% क्या होता है आपका एल्कोहल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। परिशोधन देखिए 90% एल्कोहल का प्रभाजी आसवन पर निम्न प्रभाज प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड जैसे कम क्वथनांक वाले द्रव प्राप्त होते हैं,
दूसरा आपका 93 से 95% एथिल एल्कोहल, इसे परिशोधित स्पिरिट कहते हैं, ठीक है। स्पिरिट जो होता है, जो डॉक्टर लोग ऐसे सुई जब लगाते हैं तो ऐसे ऐसे रुई पर लेकर के जो लगाते हैं, ब्लू टाइप का होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिरिट बोलते हैं। तो वो भी इसी से बनता है। जल तथा क्विजेल, क्विजेल तेल, एन प्रोपिल, जिसका नाम है एन प्रोपिल, एन ब्यूटिल हो सकता है, तो ये भी बनता है। रिएक्शन देख लेते हैं, इसमें रिएक्शन है C12H22O11 प्लस H2O, और यहाँ पर इनवर्टेज और ईस्ट की उपस्थिति है, जिससे आपका बना है C6H12O6 प्लस में C6H12, उसमें एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना है, जिसमें जाइमेज ईस्ट, जाइमेज एंजाइम और ईस्ट को लिया गया है। तो इसमें आपका क्या CHO और CO यानी कि यहाँ पर देखिए 2C2H5OH, यानी कि ये एथेनॉल बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना है, ठीक है। क्या बना है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें बन करके निकला है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग फिगर को। फिगर को देखिए बढ़िया से आप लोगों को बनाना है। फिगर को इस प्रकार से बनाइएगा, पहले ये ऊपर वाला बना लीजिएगा, चाहे ये बनाइएगा। तो देखिए पहले क्या होता है, इसमें ये ऊपर वाले में इस कंटेनर में हम लोग क्या लेते हैं, जल लेते हैं, और इसमें 50% शक्कर लेते हैं, 10% इसमें जल डालते हैं, ठीक ना, जो सीरा बन जाता है। क्या बनता है, इसमें सीरा बनता है। तो सीरा बनने के बाद इसमें देखिए H2SO4 और फास्फेट का इसमें क्या होता है, डाइल्यूट डाला जाता है, यानी कि इसमें अम्ल है। अम्ल कौन सा, डाइल्यूट में, यानी कि डाइल्यूट का मतलब तनु H2SO4 डाला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद लैक्टिक अम्ल, ये जो होता है फिर इसमें आता है। इसमें 2 या 3 दिन लगता है जब तक ये कार्बन डाइऑक्साइड न निकल जाए। 2 या 3 दिन लगता है, वो भी किण्वन होने में। इसमें कितना टेम्परेचर दिया जाता है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस इसमें टेम्परेचर होता है किण्वन कक्ष में। ये किण्वन कक्ष इसका है, तो इसमें 25 से 30 डिग्री सेल्सियस 2 से 3 दिन ले दिया जाता है, जिसमें से एल्कोहल 6 से 10% प्राप्त होता है और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। उसके बाद ये क्षनित होकर के, वाश होकर के कहाँ जाता है, इस वाले में आता है, जिसमें आपका 90% अल्कोहल होता है, ठीक है। 90% अल्कोहल होता है इसमें। 90% अल्कोहल से ये भाप बन करके या वाष्प कह सकते हैं, वाष्प या आसवन के कारण इधर से आपका 95% अल्कोहल बन करके निकलता है, ठीक है। और यहाँ पर ईस्ट देखिए, ईस्ट एंजाइम जो इन्वर्टेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम था, ये ईस्ट है जो इसमें फफूंदी किण्वन करने का कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पर ये बना लीजिएगा इस तरीके से। तो ये फिगर बस इस तरीके से बनाना था और कुछ नहीं था, ठीक है। तो लंबी वीडियो हो चुकी है, तो प्रश्न नंबर ग वाला जो है क्वेश्चन आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि ऐसी वीडियो जब भी मैं डालूं तो आप लोग को वीडियो मिलती रहे। बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।